सो है एवरीवन, दिस इज़ भूषण एंड वेलकम टू द माय चैनल। एंड आज इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं कोवैलेंट कंपाउंड्स एंड इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, आयोनिक कंपाउंड एंड, ठीक है, कोवैलेंट कंपाउंड। राइट, ठीक, आयोनिक कंपाउंड एंड कोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड्स को ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, राइट, आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड यानी आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं, ये क्या होता है इलेक्ट्रोवैलेंट। अच्छे से हम रहेंगे ना। ओके, ठीक है, राइट। यहाँ पे लिखेंगे, इसका पहले स्टेटमेंट लिख देते हैं। द कंपाउंड formed by the transfer of electrons, the compound formed by the transfer of what? Transfer of electron is called electrovalent or ionic compound, right? ओके, मतलब जो कंपाउंड इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने से बनता है, उसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड और आयोनिक कंपाउंड। जैसे एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल NaCl, MgCl2। अभी हम बताएंगे, ठीक है, आपको कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करके कंपाउंड बनता है। ठीक है, CaO, ओके, ZnCl2। ठीक है, ऑल दिस कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय द ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो दैट दिस कंपाउंड्स आर नोन एज व्हाट? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड और आयोनिक कंपाउंड। ओके, तो सी कि कैसे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करके ये बनता है। ठीक है, राइट। अब यहाँ पे देखो NaCl, ठीक है, NaCl ये कैसे बना होगा, इलेक्ट्रॉन को कैसे ट्रांसफ़र किया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। अब यहाँ पे आप देखो सोडियम। अब बताओ, सोडियम 11 होता है एटॉमिक नंबर। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो K में 2 जाएगा, L में 8 और M में कितना जाने वाला है? 1। क्यों? क्योंकि इसके पास एटॉमिक नंबर तो 11 है, तो 2 इसमें चला गया, 8 इसमें 1 चला गया। तो आपको पता होगा कि अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन्स रहे, 2 इलेक्ट्रॉन्स रहे और 3 इलेक्ट्रॉन्स रहे, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को वो लूज करेगा। ठीक है, अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन्स रहे, 2 रहे और 3 रहे, तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? लूज करता है और पॉजिटिव चार्ज बनाता है। तो यहाँ पे सोडियम क्या करेगा? पॉजिटिव, यानी सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज Na होता है, आपको पता होगा। और इसी तरह से क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में बात करेंगे, आई होप कि आपको पता होगा। तो इसका K में कितना जाएगा? 2, L में कितना? 8, 10 और M में कितना जाने वाला है? 7। ठीक है, तो आपको पता होगा कि लास्ट में अगर 5, 7, 8, ठीक है, 5, 7, 8 अगर 5, 6, 7 अगर रहे, 5, 6, 7 रहे, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा अपने आप को स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए। तो आपको पता है कितना गेन करेगा? 1 गेन करता है, तो इस पर -1 आता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर इस सोडियम जब एक कंपाउंड बना होगा तो कैसे बना होगा, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसको मिटा दें, इसको मिटा देते ऊपर वाले को। ठीक है, ओके, आप लिख लेना इसको, राइट। अब यहाँ पे NaCl जो कंपाउंड बना होगा, देखिए सोडियम। अब देखिए सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है, आप देख सकते हो 1। तो इसके आउटर इसको इस पर मान लेते हैं क्रॉस का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन से क्रॉस। चलिए, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 7। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं 7 आउटर मोस्ट, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना? 1 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पर इसमें हम बनाएंगे डॉट, 2, 2, 4, 6 हो गया, और यहाँ पे एक 7। समझ गए चीज़ों को? तो यहाँ पे हमने इस पर क्रॉस बता दिया, इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे डॉट से डिनोट कर रहे हैं, राइट। अब इसको दोनों कंपाउंड को क्या करना चाहेगा ना, ये एटम, ये क्लोरीन चाहेगा खुद को स्टेबल करना,
और सोडियम भी चाहेगा खुद को स्टेबल करना। तो आपको पता है कि अगर इस कोलिन को स्टेबल होना है तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। आप अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए कोई भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए या 2 होना चाहिए। जैसे हीलियम के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2, तो स्टेबल है। और इसी तरह से कोलिन है, तो कोलिन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है और उसको स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो क्या करेगा, इस सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन्स इसको ट्रांसफर कर देगा, समझ गए, अपना 1 इलेक्ट्रॉन्स इसको ट्रांसफर कर देगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये स्टेबल हो गया, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और सोडियम के पास भी कितना इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, आप देखना, इस सोडियम के पास आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन्स था, 1 था, तो 1 अब इसको दे दिया तो इसके पास कितना बच जाएगा, इसके पास 8 बच जाएगा। ठीक है, इसके आउटर मोस्ट तो खत्म हो गया, सोडियम इसको दे दिया, खत्म हो गया, समझ गए। अब इसको दे दिया, जब सोडियम का जब कर रहे थे ना, तो सोडियम तो इसको एक दे दिया कोलिन को, तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हो गया 8 इलेक्ट्रॉन्स, समझ गए। तो जब 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया तो सोडियम भी स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया। मतलब सिंपल सी बात है, सोडियम अपने आप को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, कितना 1, मतलब इसको ही दे देगा, तो ये कंपाउंड बन गया स्टेबल कंपाउंड। ठीक है, स्टेबल बन गया और इसी को बोलते हैं हम लोग आयोनिक कंपाउंड। क्या बोलेंगे, आई होप कि आपको समझ आया होगा चीज़, आयोनिक कंपाउंड, ठीक है, और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। आई होप ये पीपल आर गेटिंग दिस। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द आयोनिक कंपाउंड्स और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, समझ गए। इसको मिटा दें, चलिए। ठीक है, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन देखो, अब यहाँ से देखेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ AlCl3। ठीक है, AlCl3 देखिए, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके बनता है, ये भी आयोनिक कंपाउंड है। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, आप देखना, जैसे यहाँ पर एल्युमिनियम है, ठीक है, और यहाँ पे क्लोरीन है। ठीक है, आपको पता होगा कि एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितनी इलेक्ट्रॉन्स होती है, 3, पता होगा। तो चलिए इसको हम लोग और क्रॉस से डिनोट करते हैं। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है, समझ गए। एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आई होप कि आपको पता होगा ये सारी चीज़ें। तो 2 2 4 6 और 1 7 हो गया। ठीक है, अभी बताओ, जब इस एल्युमिनियम को अगर स्टेबल होना है, कैसे आपको नहीं समझ रहा तो यहाँ बता दे। देखो, एल्युमिनियम पर 13 इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर के में 2 जाएगा, एल में 8 और एम में 3। तो आपको पता है कि अगर इस एल्युमिनियम को स्टेबल करना है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना पड़ेगा। जब लूज करेगा तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना होगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। अच्छा, कोई बच्चा बोलेगा कि लूज ही क्यों करे, गेन भी कर सकता है। तो देखो, गेन करने के लिए इसको 5 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तब 8 होगा, और लूज करने के लिए 3 इसको भगा देगा। तो 3 इसको भगाना आसान है, लेकिन लूज गेन करना क्या है, बहुत मुश्किल स्कीम है, क्योंकि 5 इसको चाहिए, तो 5 को खोजेगा। और ऐसे स्टेबल होने के लिए 3 को कहकर तुम भाग जाओ, इस तरह से स्टेबल हो जाएगा। तो इसके आउटर मोस्ट में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, जब वो 3 चला जाएगा। तो समझ गए। तो इस एल्युमिनियम को स्टेबल होने के लिए 3 आउटर मोस्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स इसको देगा। तो ये तो कोलिन इसके पास आ गया, और कोलिन के पास कितना 7 है। तो कोलिन कहेगा कि भाई हमको 1 दे दो, तो 1 तो दे दिया कोलिन को, तो ये कोलिन हो गया स्टेबल। समझ पाए चीज़ों को, ये कोलिन क्या हो गया, स्टेबल। लेकिन अभी भी एल्युमिनियम स्टेबल नहीं है, अभी भी एल्युमिनियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है जो देने के लिए खोज रहा है कोई कैंडिडेट को। तो देखो यहाँ पर एक और कोलिन आ जाएगा, अभी क्या बोलेगा ना, ठीक है, यहाँ पर एक और कोलिन आ जाएगा और ये कोलिन ये इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा एक और। ठीक है, समझ गया, नहीं समझे। ठीक है, तो यहाँ पर 7 था इसके पास पहले से, एक और ये भी स्टेबल। यहाँ पे एक और कोलिन आ जाएगा, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे 2 2 4 6 और यहाँ पर इसको भी दे देगा। ठीक है, तो इस तरह से अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके जो कंपाउंड बन रहा है AlCl3, इसी कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। ओके, आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ रही है। गेटिंग। तो दिस इज ऑल अबाउट द व्हाट, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ AlCl3। अब लिख लेना। अच्छा, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पर अगर स्ट्रक्चर देखेंगे, इसको मिटा दें, आप नोट कर लेना भाई, मिटा के। अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सब अगर बात करें, अगर CaO कैल्शियम ऑक्साइड का, ठीक है, तो ये कैसे बना होगा, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके देखते हैं। यहाँ पर कैल्शियम, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीजन। अब आपको पता होगा कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको बनाते हैं डॉट से, 2 2 4 और 2 6। आपको पता होगा कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और कैल्शियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है,
समझे कि नहीं समझे? मतलब कैल्शियम हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है स्टेबल होने के लिए और ऑक्सीजन गेन करता है। आपको नहीं पता तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना। कैल्शियम होता है 20, ये कितना हो जाएगा K2, K में कितना 2, L में कितना 8 और M में कितना 8 और N में कितना हो जाएगा 2। तो इसके आउटर मोस्ट और में 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा। ये क्या करेगा, 2 को भगा देगा तो स्टेबल हो जाएगा और 6 को गेन करेगा तभी स्टेबल होगा। लेकिन 6 को गेन करना क्या बहुत मुश्किल काम है, तो 2 क्या करेगा, भगा देगा तभी स्टेबल हो जाएगा। समझ गए? तो ये कैल्शियम के पास टेंडेंसी है लूज करने की। और ऑक्सीजन क्या होता है, देखो ऑक्सीजन का करोगे आप एटॉमिक स्ट्रक्चर तो कितना 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन K2 L कितना 6। तो इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये क्या करेगा, इस 6 को तो भाई भगा नहीं सकता है, तो क्या करेगा 2 किसी से लेना चाहेगा। तो इसको स्टेबल होने के लिए क्या करेगा ना, एक दे देगा तब ये स्टेबल नहीं होगा, एक और दे देगा अपना। ठीक है, तो ये कैल्शियम क्या करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को इसको दे देगा, ट्रांसफर कर देगा। तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा स्टेबल। स्टेबल समझ रहे हैं, कंपाउंड हो गया स्टेबल और इस तरह से बनता है आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ रही है, गेटिंग दिस है। ओके, तो चलिए इसको मिटा दें जल्दी। ठीक है, लिखिए। चलिए अब आप देखो conditions for the formation of आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड को बनने के लिए क्या क्या कंडीशंस है, क्या होना चाहिए कंडीशन। ठीक है, तो आप लिख लेना भाई हाई। ठीक है, ठीक है, सॉरी हाई नहीं, लो पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है, सॉरी आई एम डूइंग मिस्टेक्स। लो आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ठीक है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। ठीक है, लो आयोनाइजेशन एनर्जी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। उसके बाद में ठीक है, जनरली आयोनिक कंपाउंड फॉर्म्ड बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। समझ गए चीज़ों को कि आयोनिक कंपाउंड। देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे समझना कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। अब बताओ, आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है ना कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन एनी एटम इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है, ठीक है, तो जो एनर्जी लगता है उसको हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो अगर आपको इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड बनाना है तो सिंपल सी बात है, आपको इलेक्ट्रॉन्स फटाक दौड़ लूज करना चाहिए। समझ गए? अगर मान लें सोडियम है, ठीक है, तो सोडियम पर इलेक्ट्रॉन्स है, पॉजिटिव चार्ज बनता है, तो तुरंत लूज करना चाहिए। मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा हमको एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। अगर ज़्यादा पड़ेगा तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके बनेगा ही नहीं। तो इसी पर लो आयोनाइजेशन एनर्जी होना चाहिए ताकि आराम से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो भी है बन जाए। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है आपको पता होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब कि क्या होता है, द टेंडेंसी ऑफ, ठीक है, टेंडेंसी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, द टेंडेंसी टू पुल द इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो क्षमता होता है ना उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं ना। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस भी ज़्यादा होना चाहिए ताकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बने। जैसे यहाँ पर NaCl देखना आप, NaCl आपको पता है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ज़्यादा होने वाला है, मतलब 2 पॉइंट कुछ समथिंग होने वाला है, क्योंकि सी का कितना, सी का लगभग 3 होता है और N का कितना, सोडियम Na का कितना होता है, Na का लगभग 1 या 0 पॉइंट जो भी है, इसका आप देख लेना इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अगर दोनों का डिफरेंस करेंगे तभी इसका हाई आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। ठीक है, तो ये बनता है क्या, कोवेलेंट सॉरी आयोनिक कंपाउंड। समझ गए चीज़ों को?
ठीक है। और क्या बोला कि जनरली जो आयोनिक कंपाउंड्स फॉर्म करता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में, देखो Na क्या है, Na मेटल है और Cl क्या है, क्लोरीन है। तो जो भी मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो कंपाउंड बनता है वह होता है आयोनिक कंपाउंड। समझ गए चीज़ों को? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में जो कंपाउंड बनता है वह होता है व्हाट, आयोनिक कंपाउंड। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं तुरंत। ठीक है, ओके। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड क्या होती है, यहाँ पर लिख लो, द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is called what, कोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, समझे? कोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है, देखो आयोनिक कंपाउंड में क्या हो रहा था ना कि इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होकर बन रहा था। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहा था तो आयोनिक कंपाउंड फॉर्म हो रही थी। अब यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का शेयर होगा तो इसमें जो कंपाउंड बनेगा वो कोवैलेंट कंपाउंड होता है। ठीक है, अब देखना यहाँ पे लिख देते हैं कोवैलेंट कंपाउंड्स generally forms between the what, two non-metals, between the combinations of, generally form between the combinations of two non-metals। अगर दो नॉन मेटल्स जब कंबाइन करता है तो उस समय जो कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं हम लोग कोवैलेंट कंपाउंड। जैसे यहाँ पर देखो H2 तो H2 में क्या है, यानी दो हाइड्रोजन हमको दिख रहा है तो दोनों नॉन मेटल्स है, तो ये क्या होगा वो, तो यह होगा इसमें जो बॉन्ड बना होगा वो कोवैलेंट बॉन्ड होगा, कोवैलेंट कंपाउंड है। जैसे यहाँ पे आप देखो N2, जैसे Cl2, जैसे यहाँ पर H2O भी देख सकते हो। ठीक है, H2O, ठीक है, HCl भी होता है। ठीक है, ये सब के सब क्या है, इस जितने भी कंपाउंड आप देख रहे हो वो सब है कोवैलेंट कंपाउंड। देखो आप कोवैलेंट कंपाउंड है कि नहीं, सब के सब क्या है, नॉन मेटल्स है। N2 में दो नॉन मेटल्स, Cl2 में दो नॉन मेटल्स, H2 हाइड्रोजन भी नॉन मेटल्स, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल्स, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल, क्लोरीन भी नॉन मेटल। तो जो भी नॉन मेटल के बीच में जो कंपाउंड्स बनता है ना, और नॉन मेटल के कंबाइन होने के बाद जो कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं हम लोग कोवैलेंट कंपाउंड। समझ गए चीज़ों को? अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। ठीक है, मिटा दे इसको। चलिए अब यहाँ पर एक और पॉइंट इसमें डायरेक्ट लिख देते हैं, टू कोवैलेंट कंपाउंड, फॉर कोवैलेंट कंपाउंड टू बी फॉर्म्ड, फॉर कोवैलेंट कंपाउंड टू बी फॉर्म्ड। ठीक है, क्या होना चाहिए, हाई पोटेंशियल हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, यहीं पे लिख देते हैं क्या होना चाहिए, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होना चाहिए। कंडीशन ही समझो इसका, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ये सब पीरियड टेबल में पढ़ना ही है। लो क्या, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, और जीरो भी हो सकता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जीरो होगा या लो होगा, समझ गए? तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद करना पड़ेगा पीरियड टेबल में। ठीक है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होता है, फ्लोरीन का होता है। ठीक है, क्लोरीन ऑक्सीजन इस सबका हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की उसके पास क्षमता ज़्यादा होती है। समझ गए? तो ये कोवैलेंट कंपाउंड बनने का एक कंडीशंस हो गया। ठीक है, राइट। अब यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, मिटा दे 1 2 3 गायब। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ H2 मॉलिक्यूल।
H2 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखेंगे, कैसे इसका स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, H2 तो कोवेलेंट कंपाउंड है, और कोवेलेंट कंपाउंड है जो दो नॉन मेटल कंबाइन करके जो कंपाउंड बनाती है उसको बोलते हैं हम लोग व्हाट, कोवेलेंट कंपाउंड। गेटिंग। तो यहाँ पर H2 का अगर स्ट्रक्चर की बात हम लोग करेंगे तो यहाँ पर देखना, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होगा, शेयर होता है भाई, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन पर एक इलेक्ट्रॉन्स, और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन्स। अब स्टेबल होने के लिए कम से कम 2 चाहिए या 1 चाहिए। तो अब इसके पास 1 है, तो इसको स्टेबल होने के लिए एक और चाहिए। तो क्या करेगा ना, ये क्या करेगा, ये बहुत तेज है, इसका बोलेगा कि एक तुम हमको दे दो। अब ई हाइड्रोजन क्या करेगा, इसका एक कंबाइन कर लिया, और ये भी क्या करेगा, इसका एक कंबाइन कर लेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बन गया H2 का। तो जब इलेक्ट्रॉन को शेयर करने के बाद जो कंपाउंड बनता है उसको हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। समझ गए चीज़ों को। अगर यहाँ पर CO2 की बात करेंगे, CO2 भी तो कोवेलेंट कंपाउंड ही है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा जरा देखना आप, यहाँ पर C कार्बन है, कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इसके आउटर मोस्ट यहाँ पे बनाएंगे 4। ठीक है, 4 बना दो यहाँ पे। और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होता है 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पे होता है 6। समझ गए। थोड़ा इसको पास बना देते हैं। तो अब क्या करेगा ना, इसको तो स्टेबल 4 तो है, लेकिन स्टेबल होने के लिए इसको 8 चाहिए। तो सिंपल सी क्या करेगा ना, ये इसके 2 को कंबाइन कर लेगा। ठीक है, और ई भी ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके 2 को कंबाइन कर लिया। ठीक है, और ई भी ऑक्सीजन क्या करेगा ना, ई ऑक्सीजन क्या करेगा, तो अब 2 तो ही कंबाइन कर लिया कार्बन इसका, तो इसके पास 6 हो गया। अभी क्या करेगा ना, अभी भी क्या करेगा, अब ई क्या करेगा, ई भी ऑक्सीजन पहले 2 कंबाइन कर लिया इसका। ठीक है, ठीक है, और ई भी क्या करेगा, सिंपल सी बात है, ई भी कार्बन क्या करेगा, 2 इसका भी कंबाइन कर लेगा। थोड़ा सा गंदा बन गया। ठीक है, समझ गए, समझ गए, नहीं समझे ना, गड़बड़ हो गया ना थोड़ा सा। देखो यहाँ पर फिर से बना देते हैं इसको, एक कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर्स 6, और यहाँ पे भी 6 कर देते हैं। अभी क्या करेगा ना, कार्बन क्या करेगा, एक के बार में 2 उसका। ठीक है, अभी 8 हो गया, इसका 2 कंबाइन कर लिया, इसका 2 कंबाइन कर लिया, 4 इसके पास था, ये 8 हो गया। ठीक है, अब ई ऑक्सीजन क्या करेगा, ई ऑक्सीजन करेगा 2 इसका ले लेगा कार्बन का, और ई भी ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इसका ले लिया। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हो गया CO2 मॉलिक्यूल का। समझ गए, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे करके कंपाउंड बनाता है। ई भी स्टेबल हो गया, ई भी अब देख लेना, इसके पास कितना हो गया, 2 2 4 2 6 और 2 8, और इसके पास कितना हो गया, 2 2 4 2 6 और 2 8। तो सब के सब स्टेबल हो गए। समझ गए CO2 मॉलिक्यूल का। अगर इसी तरह से Cl2 की बात करेंगे, Cl2 कोलिन की बात करेंगे, कोलिन का स्ट्रक्चर्स। समझ गए, कितने मिनट का वो वीडियो, 30। अब देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल्स। Cl2 का स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो Cl, ठीक है, ये कैसे शेयर करेगा, ये कैसे शेयर करेगा, तो आपको पता है कि कोलिन के पास 7 बना दो, इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसके आउटर मोस्ट और में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स। समझ गए चीज़ों को आप। ठीक है, तो अब इस कोलिन को स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, एक कोलिन एक स्टेबल कर ले, इसका शेयर कर लेगा, और ई भी कोलिन क्या करेगा, एक इसका शेयर कर लेगा। तो इस तरह से स्ट्रक्चर बन गया इसका Cl2 का, और दोनों क्या हो गया, आपस में स्टेबल हो गया। समझ गए चीज़ों को। चलिए इसको मिटा दें। इसी तरह से अगर NH3 की बात करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ NH3, स्ट्रक्चर ऑफ NH3, ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन है, और यहाँ पे हाइड्रोजन है। ठीक है, आपको पता है कि सोडियम के नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कितना, 5। कितने होते हैं, 5। यानी यहाँ पे आप बता दो, इसको स्ट्रक्चर बना दो, 3। समझ गए, और यहाँ पे 2 हो गया। अब यहाँ पे स्टेबल इसको होना है, तो क्या करेगा ना सचिन, देखिए अब यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ NH3 हमको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक सोडियम हो गया, ओके, क्या यहाँ पे हो गया नाइट्रोजन। ठीक है,
अब आप देखना इसके नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5, तो 5 हो गया आउटर मोस्ट, तो यहाँ पे एक बना देते हैं, एक यहाँ पे बना देते हैं, एक यहाँ पे बना दिए और 2 ऊपर, ठीक है 5 बना दिए। और यहाँ पे हाइड्रोजन हमको लेना, यहाँ पे 3 दिख रहा है तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, थोड़ा नज़दीक नज़दीक बनाते हैं यार, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएगा। समझ गए चीज़ों को, ठीक है। अभी क्या करने का, इस सोडियम अरे यार इन नाइट्रोजन को अगर स्टेबल होना है तो इसके पास 3 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये क्या करेगा ना, तीनों के इलेक्ट्रॉन्स, तीनों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को कंबाइन कर लेगा, शेयर कर लेगा इस तरह से। तो ये तो हो गया स्टेबल, क्योंकि 5 पहले से 3 को कर लिया। लेकिन इस हाइड्रोजन को भी तो स्टेबल होना है, तो ये क्या करेगा, एक इसके इलेक्ट्रॉन्स को स्टेबल कंबाइन कर लिया, ये भी हाइड्रोजन एक इसके इलेक्ट्रॉन्स को कंबाइन कर लेगा, और ये भी क्या करेगा, एक इसके इलेक्ट्रॉन्स को कंबाइन कर लेगा, ठीक है। तो इस तरह से NH3 का स्ट्रक्चर हो गया। आई होप कि आपको समझ आ रही चीज़ें, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द Cl2H2 और NH3, ओके। मिटा दे इसको, राइट, इसको चलिए। अब आपको देखना है, ठीक है, देखिए एक होता है पोलर कंपाउंड, ठीक है, पोलर कंपाउंड, ठीक है, एक होता है नॉन पोलर कंपाउंड। देखो तो पोलर कंपाउंड वह होगा ना, पोलर कंपाउंड वह होगा जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हाई होगा, ठीक है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, नेगेटिविटी डिफरेंस। जैसे यहाँ पर HCl, ठीक है, HCl H2O, ठीक है, NH3, इस सब भी क्या है, इस सब भी तो क्या है, कोवैलेंट कंपाउंड ही है, लेकिन कोवैलेंट में ये पोलर कंपाउंड है, ठीक है, क्योंकि पोलर का इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या है, ज़्यादा होगा। H कोलिन का इसका जब डिफरेंस दोनों का निकालोगे ना, ये दोनों एटम का, तो आपको हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, जैसे यहाँ पर देखो H है और यहाँ पर Cl है, समझे। तो इस कोलिन का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की क्षमता ज़्यादा है। तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन्स इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा डेल नेगेटिव चार्ज, इस पर आ जाएगा डेल पॉजिटिव चार्ज, समझ गए। तो इसी तरह से H2O, यहाँ पर H2O है, ठीक है, तो ऑक्सीजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 होगा, समझ गए। तो अब देखो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ना हाइड्रोजन के कंपेयर में बहुत ज़्यादा होता है, हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा है। हम आपको बता दिए कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, इसके भी इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, तो इस पर डेल पॉजिटिव चार्ज, फिर इस पर डेल पॉजिटिव 2 आ जाएगा, और इस पर क्या होगा डेल नेगेटिव चार्ज, और इस पर डेल नेगेटिव चार्ज, समझे। तो इस सब पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये भी कोवैलेंट कंपाउंड ही है, लेकिन इस पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो इसीलिए इस सारे कंपाउंड वाटर में सोल्यूबल होते हैं। अच्छा, नॉन पोलर कंपाउंड क्या होता है, जिसके पास जीरो, लेस, लिटिल मानो या लिटिल और जीरो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस। जैसे Cl2H2O, ठीक है, NH, ठीक है, N2, ठीक है। तो ये सारे कंपाउंड क्या है ना, नॉन पोलर कंपाउंड है, क्योंकि कोलिन और कोलिन का जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस निकालोगे तो जीरो हो जाएगा, और इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो इट इज़ नॉन सोल्यूबल इन वाटर, और ये क्या होता है, इट इज सोल्यूबल इन वाटर, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज मतलब आयंस डेवलप हो रहा है। जैसे ये वाटर में डालेंगे तो क्या होगा, अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा और इस सोल्यूबल हो जाएगा, और इस सोल्यूबल नहीं होती है, समझ गए चीज़ों को, ठीक है। चलिए मिटाते हैं। अब देखेंगे डिफरेंस बिटवीन आयोनिक एंड कोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है, दोनों का डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। तो इधर आप कर लो आयोनिक, और इधर कर लो, ठीक है, कोवैलेंट। समझे चीज़ों को। तो आयोनिक कंपाउंड क्या होता है, ठीक है, ये लिखे ना पहले, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, इट इज़ सोल्यूबल इन वाटर, इट इज़ व्हाट, सोल्यूबल इन वाटर। ये वाटर में भाई सोल्यूबल होता है, क्यों भाई, इट इज़ सोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू आयंस
आयंस ड्यू टू इसके, क्योंकि इस पे देखो आयनिक जो भी कंपाउंड होगा उसके पास आयंस होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, तो क्या वाटर में सोल्यूबल होगा, ठीक है। इट इज सोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू आयंस एंड इट डिसोसिएट का मतलब समझते हैं ना, वाटर में डालते ही टूट जाएगा अपने आयंस में। इट डिसोसिएट इन वाटर। सेकेंड क्या होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट जो, ठीक है। क्यों क्योंकि इसके पास ड्यू टू द, यहाँ पर ड्यू लिखना, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब क्या होता है, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। तो जैसे आपको पता है कि आयनिक कंपाउंड में क्या होगा ना, दो चार्ज होगा, दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, तो आयनिक कंपाउंड में दो चार्ज डेवलप होता है। जैसे यहाँ पर देखो NaCl है, ठीक है, NaCl, तो आपको पता है Cl पर नेगेटिव चार्ज, सोडियम में पॉजिटिव चार्ज, तो ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में फोर्स लगाएगा, तो ये स्ट्रॉन्ग, ये दोनों आपस में एक दूसरे को खींचेगा, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, ज़्यादा होता है, हार्ड लिख सकते हो, ठीक है। आयनिक कंपाउंड क्या होता है, हार्ड होता है। आयनिक कंपाउंड सर जनरली हार्ड, कुछ नहीं होगा तो उसका कोई ठिका लिया जी। आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली हार्ड। क्योंकि हार्ड क्यों होगा भाई, क्योंकि जब फोर्स ज़्यादा लाएगा दोनों के बीच में, दोनों को स्ट्रॉन्ग खींच के रखेगा, तो हार्ड तो होगा ही। इसमें क्या होगा, एक और लिख लेना इसमें, अब कहाँ लिखें, यहाँ पर लिख लेते हैं, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। क्या करेगा, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। क्यों, अरे भाई इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा ना, क्योंकि इस पर चार्ज है, आयंस है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, तो करेगा या नहीं करेगा ही। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को कौन ले जाता है, चार्ज ही तो लेता है, आयंस ही ले जाता है। कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है, इट इज़ अनसॉल्युबल, नॉट सॉल्युबल लिखो भाई, इट इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, MP, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, BP, ठीक है, समझे। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा, MP का मतलब मेल्टिंग, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इस पर ड्यू टू अब्सेंस ऑफ आयंस, ये लिख लिया चीज़ों को आप, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ आयंस। अब्सेंस मतलब इसके पास कोई चार्ज ही ना होगा ना, आयंस मतलब कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज तो होगा नहीं। जैसे यहाँ पर H2 बनेगा, तो H2 के पास कोई चार्ज ही नहीं है यार, यहाँ पर देख रहे हो H में 2, इस पर भी कोई चार्ज, मतलब यार इसका इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस क्या है, 0, अब दोनों पे कोई चार्ज ही नहीं डेवलप होगा ना, तो फिर H2 कैसे कंडक्ट करेगा। तो आई होप कि आप चीज़ों को समझ पाएँ, और हम लोग यहीं पर रहने देते हैं इसको, ठीक है। तो आप लोग देखते रहिए मेरे वीडियो को, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और बेल आइकन भी दबा दीजिए। ओके, थैंक यू, गुड बाय।